अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। नवाज शरीफ के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए इलेक्शन लड़ने में हाई आखिरी रुकावट भी आज दूर हो गई है। आज सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने ताहयात नाअहली केस का फैसला सुना दिया है, जिसमें ताहयात नाअहली के फैसले को कलअदम करार दिया गया है। ये बहुत अहम फैसला है और इंतखाबात से पहले इसकी अहमियत भी बढ़ गई है। चीफ जस्टिस काजी फैसल की सरबराही में बनने वाले 7 रुकनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार, जस्टिस शेख अजमत सईद, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस सज्जाद अली शाह के समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली के फैसले को कलअदम करार दे दिया है। आज के इस फैसले से 7 रुकनी बेंच में शामिल एक जज जस्टिस याया अफरीदी ने इख्तलाफ किया है, जबकि बेंच के बाकी 6 अराकीन यानी चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने समीउल्लाह बलोच केस में आर्टिकल 62(1) के तहत ताहयात नाअहली के फैसले को कलअदम करार दिया है। आज जारी होने वाले मुख्तसर फैसले के मुताबिक आइन का आर्टिकल 62(1) कोई सेल्फ एग्जीक्यूटरी शिक नहीं है, क्योंकि वो खुद से उस कोर्ट ऑफ लॉ यानी अदालत का तायुन नहीं करता जो इस आर्टिकल के तहत डिक्लेरेशन दे, ना ही वो इस आर्टिकल में दी गई डिक्लेरेशन के तहत नाअहली की मुद्दत का तायुन करने के लिए कोई तरीक़ाकार वाज़े करता है। ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है जो आइन के आर्टिकल 10(a) के तहत फेयर ट्रायल के बुनियादी हक को मद्देनजर रखते हुए आर्टिकल 62(1) के तहत डिक्लेरेशन देने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ का तायुन करने का अमल, तरीक़ाकार या शनाख्त करे जो इस डिक्लेरेशन के तहत इसके अंदर दर्ज नाअहली की मुद्दत का तायुन भी करे। मुख्तसर फैसले के मुताबिक आइन की इस तरह की तशरीह आइन में दर्ज उसूलों की हम आहंग तशरीह के उसूल के भी खिलाफ है, क्योंकि ऐसा करने से अवाम के इलेक्शन में हिस्सा लेने और अपनी मर्जी के उम्मीदवार को वोट देने का हक भी ख़त्म हो जाता है जो उन्हें आइन के आर्टिकल 17 में दिया गया है। फैसले के मुताबिक जब तक इन दफात को नाफिज करने के लिए कोई कानून नहीं बना दिया जाता, तब तक आर्टिकल 62(1) भी उसी तर्ज पर होगा जैसे आर्टिकल 62(1)(d), (e) और (g) हैं, जो वोटर्स के हक के राय दही के इस्तेमाल में उसूलों के तौर पर काम करते हैं। समीउल्लाह बलोच केस में जो राय ली गई है, जिसके तहत एक सिविल दायरा इख्तियार रखने वाली अदालत की जानिब से दी गई डिक्लेरेशन जो कुछ सिविल हुकूक और जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी के बारे में है, उसे आर्टिकल 62(1) के तहत दी गई डिक्लेरेशन के तौर पर तस्वुर करना और इस डिक्लेरेशन के तहत नाअहली को ताहयात करार देना आइन की गलत तशरीह करने के मुतरादिफ है, इसलिए इसे मुस्तरद कर दिया जाता है। फैसले के मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2017 में इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2023 के जरिए सेक्शन 232 की झेली शिक 2 को शामिल किया गया, जिसमें किसी भी अदालत की जानिब से किसी भी फैसले, हुक्म या ऑर्डर के तहत आर्टिकल 62(1) के तहत दी गई सजा की मुद्दत 5 साल तजवीज़ की गई और इस डिक्लेरेशन को भी कानूनी अमल से गुजरने का मातहत किया गया है। यह कानून पहले ही नाफिजुल अमल है और मौजूदा केस में इस कानून के दुरुस्त होने का या उसके दायरा कार का जायजा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7 रुकनी बेंच में से 6 जजेस ने इस फैसले से इत्तफाक किया है, जबकि एक जज जस्टिस याया अफरीदी ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है। इस फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के रास्ते में हाई रुकावटें दूर हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इस केस में अदालती मामले और माहिर कानून रीमा उमर ने पोस्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अब अदालतें सियासतदानों को इलेक्शन लड़ने से ऐसे अपनी मर्जी की वजूहात पर नाअहल नहीं कर पाएंगी जिनमें ईमानदारी और सच्चाई जैसे सब्जेक्टिव ग्राउंड्स शामिल हैं। उम्मीद है कि एक ऐसे हथियार का हमेशा के लिए खात्मा हो गया है जिसे सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। ये ना सिर्फ तारीखी फैसला है बल्कि आइन के आर्टिकल 58(2)(b) को ख़त्म करने जैसा है। जबकि माहिर कानून सलाहुद्दीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आज शानदार फैसला दिया है, जिसमें सिर्फ ताहयात नाअहली को ख़त्म नहीं किया बल्कि यह भी वाज़े कर दिया है कि अदालतें अब सियासतदानों को आर्टिकल 62(1) के तहत नाअहल नहीं कर सकती उस वक्त तक जब तक कि पार्लियामेंट इसका क्राइटेरिया तय नहीं कर देती, और उस वक्त तक आर्टिकल 62(1) वोटर्स के लिए सिर्फ एक गाइडलाइन तस्वुर होगा। जबकि पीटीआई के रहनुमा सेनेटर अली जफर ने इस हवाले से प्रोग्राम कैपिटल टॉक में अपनी राय देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के फैसले में यह भी कहा है कि आर्टिकल 62(1) के तहत अब मुस्तकबिल में कोई भी नाअहली नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा है ये जो आर्टिकल 62(1)(f) है इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, यानी इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। ये एक सिर्फ विश लिस्ट की तरह का आर्टिकल है। इसके तहत अब मुस्तकबिल में कोई भी नाअहली नहीं होगी। अब सिर्फ ये एक वोटर पे डिपेंड करता है कि अगर वो समझता है किसी को कि वो सादिक और अमीन नहीं है तो फिर उसको वोट ना करे। लेकिन अदालतें अब इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी और नॉमिनेशन पेपर्स इस बेसिस पे रिजेक्ट नहीं हो सकेंगे।
हमारे साथ पीटीआई के सीनियर रहनुमा हामिद खान साहब मौजूद हैं। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हामिद खान साहब, ये फैसला आया, आपकी ज़ाहिर एक कंसिस्टेंट राय रही है ताहयात नाअहली के हवाले से भी, और अदालती फैसला सुप्रीम रहेगा या फिर एक कानून साजी, इस हवाले से भी। आज जब अदालती फैसला आया है 7 रुकनी बेंच का, क्या कहिएगा? मैं समझता हूँ ये अच्छा फैसला है, क्योंकि पहले मैंने मौक़िफ़ ये था कि आप ऑर्डिनरी लॉ से इस आर्टिकल 1F की इंटरप्रिटेशन को नहीं तब्दील कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया था। अब एक लार्जर बेंच ने उसको री इंटरप्रेट करके ये कहा है कि जी आप उससे ताहयत नाअहली नहीं कर सकते, और आर्टिकल 62(1)F को सेल्फ ऑपरेटिव नहीं कहा, बल्कि ये कहा है कि इसके लिए आपको कानून साजी करनी पड़ेगी, और उसी तरह करनी पड़ेगी जैसे और भी 2 शिकें हैं आर्टिकल 62 के तहत। तो मैं ये समझता हूँ ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन की रूह को सामने रखते हुए और लिबरल जो है इंटरप्रिटेशन को सामने रखते हुए उनके सूलों को, तो ये फैसला मैं समझता हूँ एक दुरुस्त फैसला है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई थी। जो फैसले पहले आए थे जिसके तहत और ये जो सादक और अमीन की जिस तरह से इंटरप्रिटेशन की गई थी, उससे ये था कि बगैर किसी वजह के भी सिर्फ ये है कि अगर कोई एक गलती हो जाती है किसी से, कोई चीज़ डिक्लेरेशन में नहीं आती, तो उस पर ना सिर्फ वो नाअहल हो जाता था बल्कि ताहयात नाअहल हो जाता था। मेरे नज़दीक ये एक अच्छी अंदाज से इंटरप्रिटेशन हुई है। सब और बेशक इसका फासला अगर जो फ़ायदा है जहांगीर तरीन साहब को या नवाज शरीफ साहब को भी हो, उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि अच्छा फैसला है और वक्त पर फैसला है। देखिए जी, इसमें इफरात की बात नहीं है कि किसको फ़ायदा है किसको नुकसान है। इसमें देखने की बात है कि ये इंटरप्रिटेशन जो की गई है, ये इसके दूरस्थ असरात क्या होंगे। क्या इससे जमहूरियत प्रमोट होती है, जमहूरियत के रास्ते में रुकावटें हायल होती हैं, या आइन जो है उसमें कुछ चीज़ें पढ़ी जा रही हैं जो कि शायद उसमें मौजूद नहीं है। इन सारी चीज़ों को अगर हम लीगलिस्टिकली देखते हैं और कानून की तशरीह और आइन की तशरीह के जो है असूलों को सामने देखें, तो मैं ये कहूँगा कि ये एक बेटर लिबरल इंटरप्रिटेशन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन की। सब और साथ में भी बताइएगा कि अब ज़ाहिर है जो पीटीआई है उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का आप मुसलसल मुतालबा भी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत हो रही है, फिर बल्ले के निशान पर भी आज आप ही रिप्रेजेंट करेंगे, परसों इस हवाले से समाअत होगी, कल पेशावर हाई कोर्ट में समाअत है। आपको उम्मीद है कि पेशावर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से आपके हक में फैसला आ जाएगा? देखिए, मैं अगर आज के फैसले की रूह को देखता हूँ तो मेरे नज़दीक उन्होंने जमहूरियत को प्रमोट करने की कोशिश की है। उन्होंने कोशिश की है कि जो वोटर है उसको एक आज़ादाना फैसला होना चाहिए। अच्छे बुरे की जो फैसला जो करना है उसका काम वोटर को है, अदालतों का नहीं है। यही इन्होंने कहा है। इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि किसी भी सियासी पार्टी को इलेक्शन से बाहर करना जो है ये बहुत बड़ा गैर जमहूरी अमल होगा और आर्टिकल 17 की बिल्कुल खिलाफ होगा। आज आर्टिकल 17 का इस फैसले में भी जिक्र आया है कि आर्टिकल 17 की रूह देखी जाए, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को प्रमोट किया जाता है, जिसमें हर शख्स को सियासी हकूक दिए गए हैं और सियासी जमातें बनाने का भी हक दिया गया है और लोगों को अपनी मर्जी के वोट के एक्सरसाइज करने का हक दिया गया है। अगर इस चीज़ के बारे में एक अच्छी पॉजिटिव बात सुप्रीम कोर्ट ने की है अपने इस फैसले में, और मैं समझता हूँ इसको आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगा कि किसी भी सियासी जमात को जनरल इलेक्शन से या इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर करना जो है ये बहुत जमहूरियत के खिलाफ और आइन की रूह के खिलाफ होगा और लोगों को राइट ऑफ वोट जो है उस पर बहुत बड़ा मनफी असर होगा। तो मैं समझता हूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि अदालतें, पेशावर हाई कोर्ट और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट इस बारे में इंटरप्रिटेशन करते हुए हर पार्टी को बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हक देगी कि वो अपने कैंडिडेट्स को हर इलेक्शन में फील्ड करें और उनको अपना इंतखाबी निशान दें।
अच्छा, तो ये इशू। और मुझे साथ में भी बताइएगा कि जब से जैसे काजी फाइसा साहब जैसे चीफ जस्टिस हैं, ज़ाहिर है जो पिटिशंस की गई हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्हें टेकअप भी किया गया है, उन पर नोटिस भी जारी हो रहे हैं, आपको इत्मीनान है या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपने हवाले से, पीटीआई के हवाले से उनके ऊपर? देखिए, जो ओवरऑल हो रहा है पीटीआई के साथ और जो इलेक्शन प्रोसेस में किया जा रहा है, जिस तरह पीटीआई के कैंडिडेट्स को विक्टिमाइज किया जा रहा है, वो अपनी जगह एक मामला जिस पर हमारे बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन हमें तवक्को है कि अदालतें इस मामले में जो है इंसाफ की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करेंगी और पीटीआई को जो है जिस तरह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसको महफूज करेंगी। अच्छा, और ज़ाहिर है वो डिस्क्रिमिनेशन नज़र आई है, जिस तरीके से कागजात नामजदगी मुस्तरद भी हुए थे, मगर जो आगे ज़ाहिर अदलिया के पास मामला है, जजेस देख रहे हैं अपने ट्रिब्यूनल्स में मुतादिद ऐसे रहनुमा हैं जिनके मुस्तरद जो किए गए थे उनको रिवर्स किया गया है फैसलों को। तो आपको ये उम्मीद है कि जिस तरीके से अब 1 महीना रह गया है, चाहे वो बल्ले का निशान हो या आपके उम्मीदवारान हो या लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला हो, अदालतें किरदार अदा कर रही हैं और करेंगी? हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि और उन्हें करना चाहिए, क्योंकि ये कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है और आइन की भी रूह यही कहती है कि हर सियासी जमात को और हर वोटर को उसका हक दिया जाए कि वो फ्रीली अपनी मर्जी से अपने उम्मीदवारान को, अपने नुमाइंदगान को वो इलेक्ट करें। क्योंकि आइन की बेसिक रूह में जो है वो लिखा हुआ है कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसका मतलब ये है कि जो आइन जो है वो हर तरह से एक आज़ाद इलेक्शन और लोगों की नुमाइंदगी बजरिया उनके अपने मुंतखब शुदा नुमाइंदगान के करने का एक तरह से हुक्म देता है। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आम इंतखाबात में पूरा 1 महीना रह गया है। मुल्क की सारी बड़ी सियासी जमातें भरपूर इंतखाबी तैयारियां कर रही हैं। इंतखाबी मंशूर भी सामने लाए जा रहे हैं। जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं। मीडिया पर भी इंतखाबी मुहिम जारी है। उम्मीदवारों को टिकटों की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। मगर आइंदा आम इंतखाबात जीतने, मुल्क में हुकूमत बनाने और नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने का दावा करने वाली नून लीग अब तक इंतखाबी मुहिम में पीछे नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी जलसे भी कर रही है, टिकटों की तकसीम भी कर रही है, मीडिया कैंपेन भी कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी, यासिर जरदारी दोनों मीडिया इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायतों के बावजूद तहरीक इंसाफ भी भरपूर तरीके से इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। अदालतों से शिकवे भी कर रही है, उन पर तनकीद भी कर रही है, मगर उन्हीं अदालतों से रिलीफ भी हासिल कर रही है। बल्ले का निशान हासिल करने के लिए भी पुरुमीद है। लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने के लिए भी अदालतों से उम्मीद लगाए हुए है। टिकटों की तकसीम के लिए भी तैयार होने का दावा कर रही है और उसके उम्मीदवारों की अक्सरियत के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें भी मंजूर हो रही हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में बैठे मुल्क भर की हाई कोर्ट्स के जजेस ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों में से अक्सर के कागजात नामजदगी मंजूर भी कर लिए हैं, जो आरोज ने मुस्तरद कर दिए थे। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया है, जिसमें कहा गया है कि पीटीआई उम्मीदवारों के 76% कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के लिए 843 में से 598 कागजात नामजदगी मंजूर, जबकि 245 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। सूबाई असम्बलियों के लिए पीटीआई के 1777 में से 1398 कागजात नामजदगी मंजूर और 379 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। कौमी असम्बली के हल्का N122 लाहौर से इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम के सामने, जबकि NA नवासी मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज के सामने ज़ेर समाअत है। तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुल्तान से मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मुस्तरद हुई, मगर उमरकोट से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मंजूर हो गई है। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही और उनकी अहलिया कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील भी मुस्तरद हो गई है, जबकि हम्माद अजहर की अपील पंजाब असम्बली के हल्के के लिए मंजूर, जबकि कौमी असम्बली के लिए मुस्तरद हो गई है। आदम सवाती ने मानसेहरा के हल्का NA15 से नवाज शरीफ के खिलाफ कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जिनके मुस्तरद होने के खिलाफ अपील भी मुस्तरद हो गई है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद सीनियर रहनुमाओं की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें मंजूर हो गई हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली जफर ने दावा किया है कि तहरीक इंसाफ अगले 24 घंटों में टिकटों के लिए नामजद उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। टिकटों के लिए 98 या 99% उम्मीदवारों की कंफर्मेशन हो चुकी है। यानी एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का दावा करने वाली तहरीक इंसाफ की तैयारी का यह आलम है, जिसकी पूरी मरकजी क़यादत या तो जेलों में है या फिर मंजर से गायब है या फिर इंतखाबात लड़ने के लिए नाअहल हो चुकी है। लेकिन
दूसरी तरफ नून लीग है, जिसके कायद नवाज शरीफ को वतन वापस आए हुए कई महीने हो गए हैं। उनके खिलाफ तमाम मुकदमात खत्म हो चुके हैं। आज ताहयात नाअहली की आखिरी रुकावट भी दूर हो गई है। नवाज शरीफ खुद उम्मीदवारों से मुलाकातें कर रहे हैं, सियासी मुलाकातें कर रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज समेत नून लीग की सारी मरकजी क़यादत आज़ाद भी है, मगर फिर भी नून लीग अब तक अपना इंतखाबी मंशूर भी सामने नहीं ला सकी है, कोई बड़े जलसे मुनक़िद नहीं कर सकी है। मीडिया पर चंद एक रहनुमाओं के सिवा कोई और मुतहर्रिक नहीं है। यहाँ तक कि पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगज़ेब पार्टी का बयानिया देने के लिए आगे नहीं हैं, उसमें नाकाम नजर आती हैं। और सबसे बढ़कर ये कि नून लीग अब तक टिकटों की तकसीम फाइनल नहीं कर सकी है। रोज़नामा द न्यूज़ और जंग में शाया होने वाली उमर चीमा की खबर के मुताबिक नून लीग अदम एतमाद में साथ देने वाली पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान को टिकट देने के लिए तैयार है। खबर के मुताबिक नून लीग राजा रियाज की क़यादत में पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान को टिकट देने के लिए तैयार है। ये पीटीआई के वो अरकान पार्लियामेंट थे जिनकी वजह से अप्रैल 2022 में शहबाज शरीफ की हुकूमत के क़याम की राह हमवार हुई थी। ताहम नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि अभी तक कुछ भी हतमी नहीं है। जो लोग भी ये बातें कर रहे हैं वो बस अंदाजे लगा रहे हैं। इसके अलावा जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक नून लीग को टिकटों का फैसला करने में मुश्किल का सामना है। IPP और काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट पर नून लीग के रहनुमाओं की मज़ाहमत का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान को टिकट देने के फैसले पर भी मकामी रहनुमा नाराज़ है। खुद नून लीग के रहनुमा इंतखाबी तैयारी के हवाले से सुस्त रवि पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि नून लीग को अपनी इंतखाबी मुहिम में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। अब तक हमारा मंशूर भी सामने नहीं आया जिसमें जल्दी करनी चाहिए। जबकि नून लीग के रहनुमा बिलाल यासीन का कहना है कि अभी हमारी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हुआ ही नहीं है, टिकटों की तकसीम फाइनल नहीं हुई है। आपके साथ एग्री करता हूँ कि हमें को कैचअप करने की ज़रूरत है। एज फॉर आवर कैंपेन इज कंसर्न, मैनिफेस्टो जो है वो हमारा सामने नहीं अभी तक आया, उसमें भी कैचअप करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि हमारे जो इस वक्त टिकटों के मामले हैं वो साथ साथ चलते रहते, लेकिन ये चीज़ें जो है ना ये आवाम के सामने आ जानी चाहिए थी। जो अपीयरेंसेस है हमारी लीडरशिप के, उसकी तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी जो है उसका भी पब्लिक एक्सपोजर या पब्लिक अपीयरेंसेस जो है ना उनकी वो हमसे ज़्यादा है। इंशाल्लाह वील कैच अप इन नेक्स्ट 3-4 डेज। जो बीच में से आपको वैक्यूम नज़र आ रहा है वो फिलअप हो जाएगा। हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा हसन इकबाल साहब मौजूद हैं। हसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ऐसा साहब, आज तो आपके लीडर की जो नाअहली थी, ताहयात वाला मामला, वो भी अदालत से ख़त्म हो गया। अब आप जैसे जो सीनियर रहनुमा हैं वो तो अपने अपने हलकों में कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं। 1 महीना रह गया है, आपकी क़यादत गायब है, मीडिया से गायब है, मंशूर आपका नहीं आ पाया है, टिकट आप लोग नहीं तकसीम कर पाए हैं। क्या पार्टी को इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे हैं या कोई और वजह है? जी शाहजेब साहब, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहक है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नाइंसाफ़ी जो नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तानी कौम के साथ हुई थी, उन्हें मुस्तकिल तौर पे नाअहल करार देकर जो एक साजिश थी जो अब सब कौम के सामने आ चुकी है, उस पर मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी आज फतह का दिन है। लेकिन इसके साथ साथ लम्हा फिक्री है कि किस कदर आसानी के साथ चंद लोग अपने मकासद के लिए पाकिस्तान को इस बहरान के अंदर फेंक कर चले गए हैं और किस किस्म के फैसले देते रहे। और माजी में उनके फैसले कभी किसी को ताहयात नाअहल करार देते थे, कभी खुद ही कहते थे कि ये नाइंसाफ़ी है, लेकिन उसको वो ठीक भी नहीं करते थे। बिल आखिर मैं इस सुप्रीम कोर्ट के बेंच को खराज तहसीन पेश करूंगा कि इन्होंने इस चीज़ को दुरुस्त किया है। दूसरी बात यह कि इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून शायद सबसे आगे है तैयारी के अंदर। जिस तरह हमने मुफस्सल इंटरव्यूज किए हैं कैंडिडेट्स के, और इस हफ्ते के दौरान अब उनकी हतमी जो फहरिस्त है वो शाये हो जाएगी और टिकट्स के लिए जो 12 तारीख कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख है उससे पहले इंशाल्लाह हम जारी कर देंगे, चूंकि 13 को तमाम जमातों ने टिकट्स के लिए ऐसे मतलब आपकी तो सबसे ज्यादा बेहतर तैयारी होनी चाहिए थी ना। पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक भी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ ज़रदारी साहब इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं, मंशूर भी आ गया उनका, साथ में टिकटें भी जारी कर रहे हैं। पीटीआई जो कि इस वक्त बहुत तितर बितर है, लीडरशिप या तो जेल के अंदर या रुपोश है, वो भी ज्यादा मुतहर्रिक नजर आ रही है, मीडिया प्रेजेंस उनकी ज्यादा नजर आ रही है। आप क्यों गायब हैं? क्या हुआ एग्जैक्टली पार्टी को, या फिर पार्टी किसी और पे तकिया किए हुए?
देखिए, अभी भी मैं जिस वक्त आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ एक इंतखाबी जलसे से निकलकर साइड के कमरे में बैठकर आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। हम सब अपने अपने हलकों के अंदर है, लेकिन जो आपको गहमा गहमी नजर नहीं आ रही, उसकी बड़ी वजह यह है कि अभी तक हतमी टिकटों का ऐलान किसी जमात की तरफ से नहीं किया गया। जो ही ये टिकटों की हतमी शक्ल आइंदा 2-4 रोज के अंदर अनाउंस हो जाएगी और इसके बाद हर उम्मीदवार को पता होगा कि वो अब इलेक्शन लड़ रहा है। अभी तक एक बेयकीनी इसलिए है कि जब तक टिकट अनाउंस नहीं होता हर उम्मीदवार इस तजब्जुब में है कि क्या वो इलेक्शन लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। वैसा इसमें उम्मीदवारों का मसला नहीं है। जैसे आप जैसे रहनुमा, ख्वाजा आसिफ जैसे रहनुमा तो हल्कों में भी कर रहे हैं कैंपेन, मीडिया पे भी आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को वापस आने के बाद किसने रोका था कि वो 2-3 बड़े जलसे कर लेते, कुछ मीडिया इंटरव्यूज देते, अपना बयानिया बनाते? मरियम नवाज साहिबा को किसने रोका है? मरियम औरंगजेब साहिबा को बतौर पार्टी सेक्रेटरी, शहबाज शरीफ साहब को किसने रोका है? किसने रोका हुआ इन लोगों को कि ये 1 महीना इलेक्शन में रह गया है और एब्सेंट है? नहीं, ये बिल्कुल एब्सेंट नहीं है। सुबह शाम इस वक्त देखिए मुस्लिम लीग नून इस वक्त बहुत अंडर प्रेशर है, क्योंकि जितनी हमारे पास टिकट के लिए दरखास्तें थीं इतनी किसी जमात के पास नहीं थी। और हम उन इंटरव्यूज के अंदर बैठे हैं, बहुत ही मुश्किल फैसले हैं, क्योंकि हर नशिस्त के ऊपर हमारे अपने पार्टी के वर्कर्स भी हैं जिनकी बहुत कुर्बानियां हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो नए पार्टी में शामिल हुए हैं। फिर वो जमातें हैं कि जो हमसे इंतखाबी इल्हाक करना चाहते हैं या किसी किस्म की सीट एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो ये मुख्तलिफ जिलों के अंदर ये एक बहुत पेचीदा मामला है कि जिसके अंदर आपको बहुत बारीकी से फैसले करने हैं, जल्दबाजी में फैसले नहीं किए जा सकते। लेकिन अब वो हतमी मरहले में है। आइंदा 2-1 रोज में आप देखेंगे कि हम इस चीज को खत्म कर देंगे। मंशूर कमेटी का इजलास भी बुध के रोज बुलाया गया है, जिसमें उसकी हतमी मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद उसको भी हम लॉन्च कर देंगे। तो इस इंतखाबी अमल के लिए शायद मुस्लिम लीग नून ने जितना होमवर्क किया है किसी और जमात ने नहीं किया। वैसे मगर जो क्या पार्टी में जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान थे, जिन्हें पहले ही जो 2022 जुलाई में आप लोगों ने टिकट दे दिए थे और वो हार गए थे, और आप ये कहते आए थे कि जी वो हमने वादा पूरा कर दिया, अब हम अपने देरीना कारकुनों को टिकट देंगे, मगर क्या एक दफ़ा फिर पार्टी फंस गई है और जहांगीर तरीन साहब हों, अलीम खान साहब हों, या फिर आईपीपी के दीगर रहनुमा हों जो पहले पीटीआई में थे, उन्हें टिकट देने की वजह से अभी तक मामला अटका हुआ है और आपकी कैंपेन नहीं शुरू हो रही? जी, जैसे मैंने आपसे कहा कि चाहे वो आईपीपी है, चाहे वो जेयूआई है, चाहे वो एमक्यूएम है, इन सब जमातों के साथ या जीडीए है, हमारे इंतखाबी मुज़ाकरात चल रहे हैं ताकि सीट एडजस्टमेंट को फाइनलाइज किया जा सके। और वो बहुत अच्छे अंदाज में चल रहे हैं, जिसके लिए रहनुमा असूल यही है कि जिसका जो मौसर उम्मीदवार होगा, जिसके पास जीतने की सलाहियत होगी, यकीनन उसी के ऊपर हम इत्तफाक करेंगे। अगर किसी जगह हमारे पास ऐसा उम्मीदवार है कि जो कामयाब भी हो सकता है और हमारी पार्टी का वो कारकुन भी है, तो यकीनन हमारी तरजीह उसी उम्मीदवार के लिए होगी। लेकिन अगर किसी जगह किसी दूसरी हमारे इत्तेहादी का ऐसा उम्मीदवार है जो मौसर हैसियत रखता है इंतखाबी तौर पे और कामयाब हो सकता है, तो हम वहां पर उनसे जरूर सीट एडजस्टमेंट करेंगे। चूंकि हतमी हमारा सबका मकसद ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हासिल करके अगले इंतखाबी सेटअप के नतीजे में एक हंग पार्लियामेंट ना बनाए, बल्कि एक मुस्तहकम जमहूरी ढांचा बनाए। क्योंकि पाकिस्तान को एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है। जब पंजाब से बाहर आप सीट एडजस्टमेंट के लिए जाते हैं तो समझ में आता है, मगर जब आप पंजाब के अंदर सीट एडजस्टमेंट करते हैं और एक ऐसे सिनेरियो में जबकि तहरीक इंसाफ की क़यादत अंदर है, कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं, कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं, इस सिनेरियो में जब आप सीट एडजस्टमेंट इस तरह करें कि खबर आए कि लाहौर में अलीम खान को, फिर ओन चौधरी को एडजस्ट करना है, जहांगीर तरीन को लोधरा में प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि अब्दुर्रहमान काजू नहीं मान रहे, वो कह रहे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो मुल्तान में एडजस्ट करना है। जब आप पंजाब में लोगों को एडजस्ट करें तो आपकी कमजोरी ही जाहिर होती है ना कि नून लीग अपने गढ़ में भी कमजोर है और सीट एडजस्टमेंट के लिए जा रही है। शाहजेब, अगर हम ये ना करें तो आप सब ये कहेंगे कि मुस्लिम लीग नून जो है बड़ी एरोगेंस के साथ सोलो प्रवास कर रही है, और वो तमाम साथी के जिन्होंने 16 माह के अंदर मुस्लिम लीग नून का एक मुश्किल वक्त में साथ दिया, इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने में साथ दिया, उन सब को हमने डिच कर दिया है। अब अगर हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनके ज्यादा से ज्यादा अकोमोडेशन करें और उनके अंदर भी जो अच्छे उम्मीदवार हैं उनको कोऑप्ट करें, और जहां पर हमारे अच्छे उम्मीदवार हैं हम उनको कायल करें कि वो उनकी सपोर्ट करें, तो ये जब भी आप ऐसी एडजस्टमेंट करते हैं जरूरी नहीं कि ये किसी कमजोरी के नतीजे में हो। नहीं, मगर ऐसे कमजोरी ना भी हो तो जुलाई 2022 के जब आपने बाई इलेक्शन हारा तो आप लोगों का ये मौकफ था कि हम इसलिए हारे कि एक तो पीटीआई के लोग इन लोगों से नाराज थे कि इन्होंने पीटीआई छोड़ी, दूसरा हमारे जो कारकुन है वो नाराज हो गया, वोटर सपोर्टर, कि आपने देरीना कारकुन की बजाय इनको टिकट दे दिया। तो आप क्या फिर वही करने जा रहे हैं?
देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें दोनों साइडों की जो बॉटम लाइन है वो यही है कि हम जो भी फैसला करें, जो इंतखाबी एडजस्टमेंट करें, उसमें जो उम्मीदवार है वो जीतने की सलाहियत रखे, और जो भी उम्मीदवार जीतने की बेहतर सलाहियत रखेगा, और अगर हमने किसी के साथ कोई कमिटमेंट की है उसको ऑनर करना भी लीडरशिप की जिम्मेदारी है। तो इन तमाम चीज़ों और हकायक की रोशनी में हम अपने फैसले करेंगे। असद, तो मौलाना ने तो जो सेनेट में इंतखाबात के अल्तवा की करारदाद की हिमायत कर दी, उन्होंने कहा ये ठीक, वो नहीं चाहते कि इस वक्त इलेक्शन हो, वो ये भी नहीं बता रहे कब हो सकते हैं। ज़ाहिर मुल्क के हालात पर तो हमेशा एक सवालिया निशान रहता है। आप लोग मौलाना के मुतालबे की किसी सूरत नहीं हिमायत कर रहे हैं, आप हर हाल में 8 फरवरी को ही इलेक्शन चाहते हैं। जी, हम समझते हैं कि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं उनका तकाजा है कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो, एक मुंतखब हुकूमत आए जिसके पास 5 साल का मैंडेट हो, क्योंकि जब तक आपके पास एक 5 साल के मैंडेट की मुस्तहकम हुकूमत नहीं होगी, चाहे मुकामी सरमायाकार है, चाहे इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, वो सब बेयकीनी का शिकार रहेंगे। और जब एक केयर टेकर गवर्नमेंट होगी जिसके मुस्तकबिल का तयन नहीं है कि वो 2 महीने है, 1 महीने है, 6 महीने है, तो मुल्क सारा स्टैंड स्टिल पे रहेगा। लिहाजा मुल्क के मुआशी हकायक का ये तकाजा है कि फिलफौर इंतखाबात के नतीजे में एक ऐसी हुकूमत हो जो इंतशार पैदा ना करे, जो इदारों के साथ तनाव पैदा ना करे, बल्कि वो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लेके आए, हारमनी पैदा करे और सबको एक पेज पर लाए और एक मुआशी एजेंडे के ऊपर इत्तफाक राय के जरिए वो कौम को आगे लेकर चले। बहुत शुक्रिया यासिन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। क्या हो रहा है इस वक्त जो पीटीआई के अंदर एक गुस्सा नज़र आता है इमरान खान साहब में, या फिर नून लीग के अंदर एक सुस्ती नज़र आती है इलेक्शन कैंपेन में, अभी तक बात करेंगे इस पर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ सीनियर साफी तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब मौजूद हैं। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, एग्जैक्टली हो क्या रहा है? 1 महीना रह गया इलेक्शन में, नून लीग ना जलसे जुलूस कर रही है, ना टिकटें देने में अभी तक उसने फाइनलाइजेशन की है, ना ही उनकी तरफ से उनका मैनिफेस्टो आया है, ना ही कोई मीडिया पर वो प्रेजेंस नज़र आती है, कोई फिक्र नज़र आती है। क्या नून लीग को इलेक्शन की उम्मीद नहीं है, या फिर उन्हें लग रहा है कि सारा काम तो उनके लिए हो गया है, अब इलेक्शन लड़ना क्या है, बस वज़ीर आज़म बनना है नवाज शरीफ साहब ने? देखिए, पिछले दिनों मैंने इस पे कॉलम भी लिखा था कि इन्होंने फिर बादशाहाना सियासत इख्तियार की है और बादशाहों वाला रविश अपनाया हुआ है। तो उसमें इस तरफ भी मेरा इशारा था कि पब्लिक में उनकी कोई सरगर्मी नज़र नहीं आ रही। तो उस बुनियाद पे फिर जो मुस्लिम लीग की क़यादत की तरफ से मुझसे रब्ता किया गया, तो उनका कहना ये था कि हम अभी भी इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ है, लेकिन जो इनडोर तैयारियां थी, टिकटों की तकसीम का, मंशूर की तैयारी का, हम उसी में बिज़ी हैं। और उनका कहना यह है कि जनवरी का महीना उन्होंने फिर पब्लिक में जाने के लिए रखा है। और जनवरी में भी अब 8 तारीख तो हो गई है और अभी तक ना टिकटों का फाइनल है, बहुत सारे हलकों में अभी तक अनसर्टेनिटी है कि किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे, जो पुराने पीटीआई के लोग थे उन्हें टिकट देंगे, अपने दरीना रहनुमाओं को देंगे, नहीं पता मैनिफेस्टो। अब ये चीज़ें तो वो हैं जो पार्टी बहुत पहले तैयारी कर सकती थी, ना इन्हें क्रैकडाउन का सामना है, ना इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत है, इनकी तैयारी नहीं होकर चुकी है। तो क्या आसरा बहुत है कि जी आगे मुकाबला ही नहीं होना और हमने जीत जाना है? मेरे ख्याल में आसरा उनको बहुत है और पब्लिक में जाने के लिए अभी तक मुस्लिम लीग नून की कोई क़यादत कोई ख़ास बयानिया भी नहीं बना सकी। तो शायद किसी और पे तकिया ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए भी आराम से बैठे हुए हैं। और तकिया करने की वजह ये कि पीटीआई को रिलीफ नहीं मिलेगा कोई। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से ज़ाहिर 2018 वाला अदालती माहौल नहीं है, उस किस्म के जजेस नहीं हैं, हमें नज़र आ रहा है कि पीटीआई की पटिशन्स टेकअप भी हो रही हैं, जैसे काजी फ़ाइज़ा साहब के टाइम में, और बल्ले के निशान के हवाले से ख़ुद पीटीआई कह रही है हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। अगर पेशावर हाई कोर्ट से ना भी मिला तो जो उनकी तवक्को है कि बल्ला शायद मैदान में ही ना हो, वो तवक्को पूरी नहीं होगी। देखिए शाहज़ेब, ये मुस्लिम लीग नून का आलमिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन बाकी जमातों की हालत भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। अब पीपल्स पार्टी की कैंपेन भी उस सतह की नहीं है जिस सतह की होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो कह रहे हैं कि मेरे लिए तो माहौल ही साजगार नहीं है कि मैं इलेक्शन कैंपेन कर सकूं, और वो इंतखाबात के इल्तिवा का भी मुतालबा कर रहे हैं। इसी तरह MQM या बाकी जमातों, कौमपरस्त जमातों ने थोड़ी बहुत कैंपेन शुरू की है, लेकिन उस लेवल की नहीं है जो इंतखाबात के इतने करीब आने के दिनों में हुआ करती है। और ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून को अगर ये तवक्को है कि वो 2018 की PTI बन जाएगी, तो शायद बाकी जगहों से तो उसके साथ सहूलतकारी हो, लेकिन जो मौजूदा आला अदलिया है
वहाँ से अगर रिलीफ मिलता है तो भी सबको मिलता है, और अगर कोई सख्ती होती है तो भी सबसे मुतालिक होती है। मतलब और इस सिनेरियो में आपने इंटरव्यू किया मौलाना फजल रहमान साहब को, तो उन्होंने जो सेनेट में करारदाद आई थी, ज़ाहिर से वैसे तो फासला इख्तियार किया कि उसके पीछे नहीं, मगर जो उसका मंदरजात हैं, जो कंटेंट है, उससे इत्तफाक किया उन्होंने कि इलेक्शन डिले होना चाहिए। अब सिक्योरिटी वो वजह बताते हैं, आप बहुत सारी बातों पे तबसरा करते रहे हैं, लिखते रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत चल कैसे रही है, किसका इन्फ्लुएंस है, क्या वहाँ हो रहा है, क्या गवर्नेंस का हाल है। असल में वजह वो है कि उन्हें बड़ा इख्तियार मिला हुआ है, बड़े मज़े हैं, या कोई और वजह है? मेरे ख्याल में दोनों वजह हैं। एक तो ये भी हकीकत है कि JUI की वो पोजीशन नहीं रही या वो मकबूलियत नहीं रही जो कि इमरान ख़ान की हुकूमत में थी, और मौलाना फजल रहमान साहब ये समझते हैं कि ज़्यादा मुज़ाहमत PTI और उनके सहूलतकारों की उन्होंने की है, इसलिए अगले इलेक्शन में ज़्यादा हिस्सा भी उनको मिलना चाहिए। लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब की मरकज़ में और सूबे में जो JUI की हुकूमत कायम हुई अमलन, उस दौरान JUI का ग्राफ बहुत नीचे गया है। तो एक तो पॉपुलैरिटी ना होने का चैलेंज भी दरपेश है, और सिक्योरिटी भी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक संजीदा मसला है, और ख़ुसूसन मौलाना फजल रहमान जो दहशतगर्द है उनके हिट लिस्ट में टॉप पे नज़र आते हैं। उनके लोगों को भी खतूत धमकी आमेज़ मिलते हैं, उनके फैमिली के बाकी मेंबर्स की ज़िंदगी को भी ख़तरा है। तो एक हकीकत ये भी अपनी जगह पे है कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात इस वक्त जितने ख़राब हैं उतने मीडिया में या कौमी सियासत में पोर्ट्रे नहीं किए जा रहे हैं। मसलन आज भी आप देखें कि बाजवड़ में एक कार्रवाई में, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब वहाँ पे गए हैं, तो एक कार्रवाई जनूबी वज़ीरिस्तान में हुई है और वहाँ पे भी TTP ने हमला किया है, और दूसरी तरफ बाजवड़ में 5 पुलिस वालों को शहीद किया गया जिनकी उन्होंने ज़िम्मेदारी भी ली। लेकिन आप देखें तो कौमी सियासत में या मीडिया में उन चीज़ों का ज़िक्र नहीं हो रहा। तो ये बात भी मौलाना की दुरुस्त है कि हालात जितने ज़्यादा ख़राब हैं तो उतने वो मीडिया में पोर्ट्रे नहीं हो रहे हैं। मतलब और इमरान खान साहब ने दायरे इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल लिखा और फिर इस्टेब्लिशमेंट को चार्जशीट किया, साबका भी, मौजूदा भी, अमेरिका भी को भी चार्जशीट किया। क्या ये फ्रस्ट्रेशन है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय नहीं पाए? क्योंकि जो गौहर खान हैं वो एक अलग बयान उन्होंने 1 जनवरी को दिया था, एक ऐसा लग रहा था कि PTI एक अलग तर्ज सियासत के साथ आगे बढ़ना चाहती है। ये कोई स्ट्रैटेजी का फुकदान है या फिर कोई अच्छा रिस्पॉन्स ना आने की वजह से हो रहा है? मेरे ख्याल में फ्रस्ट्रेशन है। ये बात गलत है कि इमरान खान साहब किसी मुफाहमत पे तैयार नहीं हो रहे। मेरी मालूमात के मुताबिक जब तक वो जेल नहीं गए थे तो उससे पहले वो हर दूसरे रोज़ कभी मुख्तलिफ़ ओहदेदारों के ख़ानदानी ज़राए से, कभी यार दोस्तों की वसातत से, कभी दूसरे चैनल इस्तेमाल करके वो जनरल बाजवा से भी और फिर उसके बाद जनरल आसिम मुनीर के साथ भी और उनके मातहतों के साथ भी राब्ते और डील की कोशिश करते रहे। और अभी भी आपने देखा कि इसलिए उन्होंने वकला को आगे किया और जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट अनासर थे उनको पीछे किया। उनका भी एक मुद्दा और मकसद यही है कि शायद उनके साथ कोई दोबारा ताल्लुकात कार का रास्ता हमवार हो सके। लेकिन मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बिल्कुल नो किया जा रहा है और अभी तक इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ किसी किस्म की डील के मूड में नहीं है। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। इसके बाद जिक्र होगा क्या तहरीक इंसाफ के वकला बार बार सुप्रीम कोर्ट के सामने बगैर तैयारी के पेश हो रहे हैं। एक ब्रेक के बाद इलेक्शन को लेकर तहरीक इंसाफ की इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन से शिकायत बढ़ती जा रही है और इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन समेत इंतजामिया के अहम अफसरान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की हुई है, जिस पर गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने अहम सवाल उठाए थे और उस समाअत में यह भी नजर आ रहा था कि तहरीक इंसाफ के वकला अदालत में बगैर तैयारी के पेश हो रहे हैं, दरख्वास्त में अलग मौक़िफ़ अख्तियार कर रहे हैं और दलाइल अलग किस्म के दिए जा रहे हैं। और जब अदालतें दरख्वास्त और दलाइल पर अहम कानूनी सवाल उठा रही थीं तो PTI की तरफ से चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने का एक नया ट्रेंड शुरू हो गया था। इस हकीकत के बावजूद कि अदालत ने PTI की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को जवाब जमा कराने का हुक्म दिया था और आज इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तहरीक इंसाफ के खदशात और अदालती अहकामात की पैरवी से मुतालिक अपनी अपनी रिपोर्ट्स अदालत में पेश की, जिसमें बताया गया कि तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं और ट्रिब्यूनल्स ने भी तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर मुस्तरद होने वाले कागजात नामजदगी को दोबारा मंजूर कर लिया है। लेकिन तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा ने इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया, लेकिन वो रिपोर्ट्स में दिए गए अदाद शुमार से इत्तफाक भी करते रहे।
साथ ही लतीफ़ खोसा ने अदालत में शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला भी उठा दिया, जिस पर अदालत ने वाजे किया कि आप किसी कानून का हवाला तो दें, हम किस तरह ये ऑर्डर जारी कर सकते हैं कि PTI के तमाम कागजात नामजदगी मंजूर किए जाएं। We have issued notice on a letter of the Election Commission of the Punjab chapter of it, My lord. which had addressed to the Chief Secretary and the IG Police. My lord. So you've responded by this report. My lord. Now let us ask them if they have read this report. My lord. Have you read this report? Yes, sir, I have read this. This very comprehensive report. It is, What's wrong with it? sir, it is based on a total diversity of facts, not a single reservation expressed by the Election Commission of Punjab. Chief Election Commissioner of Punjab has been even addressed or adverted to. फैक्ट्स एंड फिगर दिए हैं आप, ECP की रिपोर्ट भी पढ़ें, पैराग्राफ 8। कैंडिडेट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैव सबमिटेड 1777 नॉमिनेशन पेपर्स फॉर द इलेक्शन टू द प्रोविंशियल असेंबलीज, आउट ऑफ व्हिच 1398 हैव बीन एक्सेप्टेड, whereas 379 have been rejected. हो गया ये, ठीक है। मेरे जो फ्रंट लाइन कैंडिडेट्स थे सारों के रिजेक्ट हुए। It is further added that the appeals against the rejected nominations are being filed in the respective election appellate tribunals where no incident to date has been reported. This is a blatant lie because I have proven through my affidavit. इसका कोई जवाब पहले तो फरमाइए कि 1195 नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गए। जी, ये फिगर्स जो दिए हैं ये ठीक है, ठीक है। ये मेरे जो फ्रंट लाइन रनर्स थे सारों के रिजेक्ट किए, इंक्लूडिंग शाह महमूद कुरैशी, प्लीज देखें खोसा साहब ऐसे ना करें। This is not fair to this court. We were not going to substitute our findings from competent elected election tribunal. One candidate files election, the other candidate opposes him. Please, you have contested many elections. You should know a simple thing as that. We are not the Supreme Court to फिर आप हम कह देते हैं not reject anyone's nomination paper. Does the law permit us to do this? You don't refer to a single bit of law. You don't refer to a single fact. You just throw names. This is not the way. This is not the way. If there is a genuine anxiety, we will address it. If it is just to be used as a political forum, there are many other political forums for you. फिर दूसरा आपने खुद एडमिट भी कर लिया कि ट्रिब्यूनल मेरे पास बहुत सारे फॉर्म्स तो हमारे एक्सेप्ट भी हो गए वापस से और ओवरटर्न हो गए, वो ओवर रूल्ड हो गए जो नीचे आरओस के डिसीजन थे। तो आपकी जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन हमारे सामने थी वो तो सिर्फ यही था ना कि जी हमारे रिजेक्ट हो रहे हैं फॉर्म, हमें दाखिल नहीं करने दे रहे, हमारे प्रोपोजर और सेकेंडर को पकड़ा जा रहा है, जो लेटर आपने पढ़ा था उस दिन जिसकी वजह से ये नोटिस हुआ है। जब अदालत ने लतीफ़ खोसा के सामने ये हक़ाइक़ रखे कि आपकी तौहीन अदालत की दरख्वास्त का सबसे बड़ा मसला कागजात नामजदगी का था, वो तो हल हो गया है, तो लतीफ़ खोसा ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त में बल्ले का निशान वापस लेने का मामला उठा दिया और कहा कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हमारी दरख्वास्त लगी हुई है, जिस पर चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि आप दरख्वास्त गुजार हामिद खान से हिदायत ले लें, हम कल ही इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। आपने ऑर्डर किया लेवल प्लेइंग फील्ड में, मेरा सिंबल इन्होंने जिस तरह से लिया वो भी क्यों नहीं देखें, सिंबल के बगैर आपने कौन सा सिंबल? बैट बल्ला हमारे पास लगा हुआ है केस। नहीं, मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा हूँ। भाई आप जो बात करें जो मुझे पता तो है कम से कम। आपको सर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड मीन्स कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी शुड बी फ्री टू पार्टिसिपेट एंड पार्टेक इन द इलेक्शन। I completely agree with you, but what is your grievance? You're not citing a single grievance. This is my grievance, sir. Which? Number one, they've taken away my symbol, which means which symbol? The bat. Which have you challenged it? Yes, it is. Where have you challenged? आपके पास challenge हुआ? कब लगाया? आपने लगाया नहीं अभी। भाई कब फाइल किया जरा बताएं ना, तो ऐसे एलिगेशंस ना लगाइए। पेशावर हाई कोर्ट में था वो 11 तारीख के लिए। आपने हमारी अदालत में कब केस फाइल किया है? वकेट हुआ, ये कब फाइल किया? थर्सडे को फाइल किया। आप उसमें कौन वकील हैं? आप हैं? शोएब शाहीन साहब है। शोएब साहब सर कब आपने पिटीशन फाइल की है? नहीं, ये कोई कह रहे हैं कोई बैट की पिटीशन है ये जो जी सर, हामिद खान साहब। एक सेकेंड जी सर, ये 26 को मेरे ख्याल 3 दिन पहले की थी
कब दिन कौन सा था? आज मंडे है ना? हामिद खान साहब ने फाइल की है, मैं चेक कर लेता हूँ। थर्सडे को फाइल भाई कब चाहते हैं? कल लगा दें, आज लगा दें अगर मेहरबानी। नहीं, आज तो हमारी 2 स्पेशल बेंचेस हैं। कल सर 9। Are you a petitioner in that case? नहीं सर नहीं, पटिशनर है। Are you a counsel? नहीं, हामिद खान साहब किधर है हामिद खान साहब? वो आए बैठे हुए हैं, मैं बुला लेता हूँ। तो कल आप उनके लिए कन्वीनियंट है, पूछ लें जाकर के, हम बता देंगे। मैं अभी ठीक है, बता दें। चलें, ये मसला भी आपका हल हो गया। अगला मसला बताइए। जिसके बाद लतीफ़ खोसा ने इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर तहरीरी जवाब देने के लिए अदालत से वक्त मांगा और फिर अदालत ने इस केस की समाअत पीर यानी 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। I can rebut everything that they have said कि कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है। ठीक है, मैं सब्सटेंशिएट करता हूँ उसको। दे देते हैं। आपकी कितना वक्त चाहिए आपको? मुझे थर्सडे को लगा दें या फ्राइडे को? आपको कितना वक्त चाहिए? थर्सडे या फ्राइडे को लगा दें। लगाने का हम नहीं पूछ रहे हैं, आपको 3 दिन कितना चाहिए? 2-3 दिन 3 दिन। ठीक है, कौन सी तारीख रखें आपके लिए? एज इट प्लीज मंडे। 3 दिन तो इनको देना है। माय लॉर्ड, एडवांस कॉपी हमें दे दें सो कैन आई कैन फाइल द रिजॉइंडर इफ नीड बी माय लॉर्ड। यही तो हमने लिखा है ना, अटेंड टू इट। अब आप करें या ना करें, आपकी मर्जी है। तो थर्सडे या फ्राइडे को कर दें। थर्सडे या फ्राइडे सर, अगर कन्वीनियंट हो जनाब तो। 3 दिन तो हो गए ना, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो थर्सडे को इनको मिलेगी, फिर इनके बाद एक वर्किंग डे है जुमा, और हफ्ते को भी काम करेंगे तो फिर रिस्पॉन्स देंगे इसके बाद। 3 दिन तो आप मैं 2 दिन मंडे के आप लिए ठीक है? मंडे adjourn टू मंडे। साथ ही अदालत ने बल्ले के निशान से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त गुजार हामिद खान को रोस्टरम पर बुलाकर पूछा कि वो इस केस की समाअत कब चाहते हैं, तो उन्होंने आज ही इसे समाअत के लिए मुकर्रर करने को कहा, जिस पर अदालत ने वाजे किया कि आज दूसरे केसेस ज़ेर समाअत हैं। तो फिर हामिद खान ने कल पेशावर हाई कोर्ट की समाअत के बाद इसे समाअत के लिए मुकर्रर करने की सज़ा की, जिसे अदालत ने कबूल करते हुए परसों इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। Tomorrow is fixed before the Peshawar High Court. Whenever you want, we'll fix it. Except today, because we have a 9-member bench and we have another special bench, then it won't be heard. I would have preferred today because... You may prefer everything, na, but I'm just saying कि अभी आपको पता है 11:30 पे हमने बहुत पहले इसकी तारीख रखी थी डाजर गॉड का। वो कितने बजे ख़त्म होता है, उसके बाद एक और स्पेशल बेंच है, वो कब ख़त्म होता है? तो if you want it to be seriously attended, we can fix it tomorrow morning. If you want, it's not convenient tomorrow morning, we can fix it any other day. Other than day after tomorrow, if your lordship may permit. इसीलिए हमने पूछा आपकी कन्वीनियंस है। इसमें तो खैर लिखना नहीं, हम लगवा देंगे। आप ये कह दीजिएगा इनकी कोई इलेक्शन कमीशन इस ये ऑर्डर के खिलाफ है या 184(3) है? It's already नहीं 184(3) है या ऑर्डर 185 है या 184 है? 185 है, 185(3) है। मेरा मतलब कि मेरा के पास तो नहीं जाना होगा इसको। CPL है सर ऑर्डर के खिलाफ 185 to be फिर ये आप समझें कि लग गई। अगर नहीं, अगर कमेटी का इशू नहीं है तो फिर परसों में लग जाता है, नहीं तो फिर कमेटी के पास जाना होता है ना। कमेटी का इशू नहीं है तो परसों लग गया। नहीं है तो चलें, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट परसों यानी 10 जनवरी को इस दरख्वास्त पर समाअत करेगी, जबकि बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी डिवीजन बेंच भी कल समाअत करेगा। इसलिए आइंदा आने वाले 2 दिन तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अहम होने जा रहे हैं। जबकि आज लतीफ़ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि हमें यकीन है कि बल्ले का निशान बहाल हो जाएगा, और अगर निशान नहीं मिला तो हमारे पास एक मुतबादिल प्लान है जिसे हम इस वक्त सामने नहीं लाना चाहते। एक बात तो ये है कि कल लगा हुआ है पेशावर हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच में, हमें उम्मीद ही नहीं यकीन है कि इंशाल्लाह बल्ले का निशान रिस्टोर होगा। परसों इधर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी शाखसाने को जो है लगा दिया है। बल्ले का निशान हमें इंशाल्लाह मिल के रहेगा, वगरना भी हम लड़ेंगे, और इंशाल्लाह हमारे पास एक अल्टरनेट जो है प्लान बिल्कुल है, जो मैं इस वक्त डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। इस पूरे मामले से मुताल्लिक कल पेशावर हाई कोर्ट और परसों सुप्रीम कोर्ट की समाअत ने बहुत अहमियत इख्तियार कर ली है। आज के प्रोग्राम में इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।